जय हिंद। कैलेंडर्स इन इंडिया के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी सोलर ईयर के बारे में, पढ़ा था लूनर ईयर के बारे में और बात की थी हिंदू कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर्स इन इंडिया की इसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन कैलेंडर फॉर्म्स के बारे में। इंडियन कैलेंडर फॉर्म्स को किस तरीके से क्लासिफाई करके देखा जाता है उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। दूसरा, हम बात करेंगे नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया के बारे में। इंडिया के नेशनल कैलेंडर की कहानी क्या रही उस सब के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। और फाइनली हम बात करेंगे कुछ टर्म्स के बारे में। इन सभी चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन कैलेंडर फॉर्म्स के बारे में। और इससे पिछले सेशन में हमने ये बात की थी कि इंडिया में 3 टाइप के सिस्टम्स को अडॉप्ट किया गया कैलेंडर्स को फ्रेम करने के लिए। कौन कौन से 3 टाइप के सिस्टम्स को अडॉप्ट किया गया, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये जो 3 टाइप के सिस्टम्स अडॉप्ट किए गए, इनको यूज करके इंडिया के अंदर वेरियस फॉर्म्स ऑफ कैलेंडर्स को डेवलप किया गया। ये जो इंडियन कैलेंडर की फॉर्म्स देखने को मिलती हैं, इनको मोटा मोटा 6 में क्लासिफाई करके देखा जाता है। कौन कौन से 6 में क्लासिफाई करके देखा जाता है? एक बात होती है विक्रम संवत के बारे में। ये जो विक्रम संवत कैलेंडर है, ये लूनी सोलर कैलेंडर है। दूसरा बात होती है शाखा संवत के बारे में। ये जो शाखा संवत कैलेंडर है, ये भी लूनी सोलर कैलेंडर है। तीसरा बात होती है हिजरी कैलेंडर के बारे में। ये जो हिजरी कैलेंडर है, ये लूनर कैलेंडर है। चौथा बात होती है ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में। ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, ये सोलर कैलेंडर है। पांचवा बात होती है भास्कर बद्ध कैलेंडर के बारे में। ये जो भास्कर बद्ध कैलेंडर है, ये लूनी सोलर कैलेंडर है। और छठवा बात होती है नानक शाही कैलेंडर के बारे में। और ये जो नानक शाही कैलेंडर है, ये सोलर कैलेंडर है। बेहद सिंपल और इजी सी बात है। इंडियन कैलेंडर फॉर्म्स को मोटा मोटा 6 में क्लासिफाई करके देखा जाता है। कौन कौन से 6 में क्लासिफाई करके देखा जाता है? एक बात होती है विक्रम संवत के बारे में, दूसरा बात होती है शाखा संवत के बारे में, तीसरा बात होती है हिजरी कैलेंडर के बारे में, चौथा बात होती है ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में, पांचवा बात होती है भास्कर बद्ध कैलेंडर के बारे में, और छठवा बात होती है नानक शाही कैलेंडर के बारे में। इन सभी के बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विक्रम संवत के बारे में। ये जो विक्रम संवत है, इसको विक्रम एरा भी बुलाया जाता है। विक्रम संवत की शुरुआत लगभग 57 बीसी में हुई। ये जो विक्रम संवत है, इसकी शुरुआत लगभग 57 बीसी में हुई। और 57 बीसी को 0 ईयर बुलाया जाता है इस विक्रम संवत का। 57 बीसी में लगभग विक्रम संवत की शुरुआत हुई एंड 57 बीसी इज नोन एज द 0 ईयर ऑफ विक्रम संवत। ये जो विक्रम संवत है, ये ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के अंदर फोर्स में है, सिवाय बंगाल वाले रीजन के। बंगाल वाले रीजन को अगर छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के अंदर ये जो विक्रम संवत है, ये फोर्स में है। नेपाल के अंदर 2 ऑफिशियल कैलेंडर्स चलते हैं। इन 2 ऑफिशियल कैलेंडर्स में से एक विक्रम संवत वाला कैलेंडर है। तो विक्रम संवत वाला कैलेंडर इज वन ऑफ द ऑफिशियल कैलेंडर्स यूज्ड इन नेपाल। ये जो विक्रम संवत है, इसको स्टेब्लिश किसने किया, इसकी शुरुआत किसने की? ये जो विक्रम संवत है, इसको स्टेब्लिश किया उज्जैन के विक्रमादित्य ने। उज्जैन के विक्रमादित्य ने इस विक्रम संवत की, इस विक्रम एरा की शुरुआत की। उज्जैन के जो विक्रमादित्य हैं, ये शाखा रूलर्स के ऊपर अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए, कमेमोरेट करने के लिए शुरुआत करेंगे विक्रम संवत की, शुरुआत करेंगे विक्रम एरा की। हालांकि ये जो विक्रम संवत है, इसकी शुरुआत को लेके हिस्टोरियंस के बीच में छोटा सा डिबेट भी देखने को मिलता है। कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि जो विक्रम संवत है, इसकी ओरिजिनली शुरुआत की थी मालवा के गण राज्य ने। जो मालवा का गण राज्य था, उसने ओरिजिनली इस विक्रम संवत की शुरुआत की थी और इसीलिए इसको मालवा गण एरा भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? मालवा गण एरा भी बुलाया जाता है। और इसको नाम दिया गया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम के ऊपर। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मालवा को कॉन्कर किया था 400 एडी में। लेकिन ये जो डिबेट है, ये जो डिस्कशन है, ये बेहद छोटा सा डिस्कशन है। जो ब्रॉडर एक्सेप्टेंस है वो ये है
कि ये जो विक्रम संवत है इसकी शुरुआत उज्जैन के विक्रमादित्य ने की थे टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर शाखा रूलर्स। ये जो विक्रम संवत का कैलेंडर है ये लूनी सोलर कैलेंडर है। कैसा कैलेंडर है? लूनी सोलर कैलेंडर है। अच्छा, ये जो विक्रम संवत है इसमें न्यू ईयर की शुरुआत कब देखने को मिलती है? जो चैत्र का महीना होता है, जो चैत्र का महीना होता है उसमें न्यू मून के बाद में जो पहला दिन आता है उस पहले दिन से न्यू ईयर की शुरुआत देखने को मिलती है इस विक्रम संवत में। विक्रम संवत में न्यू ईयर की शुरुआत कब से देखने को मिलती है? चैत्र के महीने में जो न्यू मून आता है उस न्यू मून के बाद में जो पहला दिन होता है उस पहले दिन से न्यू ईयर की शुरुआत देखने को मिलती है इस विक्रम संवत में। अच्छा, ये जो चैत्र का महीना है अगर इसको ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ में कंपेयर करें तो ये जो चैत्र का महीना है ये लगभग मार्च अप्रैल के महीने में फॉल करता है। ये जो विक्रम संवत कैलेंडर है इसके एक साल में 354 डेज होते हैं। एक साल में कितने दिन होते हैं? 354 डेज होते हैं, बिकॉज ये लूनी सोलर कैलेंडर है। अपने को समझ में आना चाहिए कि एक साल में 354 डेज होते हैं और ये जो साल होता है इसको 12 महीनों में डिवाइड किया जाता है। 12 महीने देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 12 महीने देखने को मिलते हैं? पहला देखने को मिलता है चैत्र का महीना जिसको आमतौर पर चैत बुला दिया जाता है। दूसरा देखने को मिलता है बैसाख का महीना। तीसरा देखने को मिलता है ज्येष्ठ का महीना। चौथा देखने को मिलता है आषाढ़ का महीना। पांचवा देखने को मिलता है श्रावण का महीना या जिसको श्रावण का महीना बोल देते हैं। अगला देखने को मिलता है भद्र का महीना। फिर अगला देखने को मिलता है अश्विन का महीना। फिर कार्तिक का महीना। फिर अग्रहण या फिर अगहन का महीना। फिर पूस का महीना। फिर माघ का महीना और फिर फागुन का महीना। ये 12 महीने देखने को मिलते हैं इस विक्रम संवत में। अच्छा, ये जो विक्रम संवत है ये लूनी सोलर कैलेंडर है। तो जो 11 दिन का डिफरेंस देखने को मिलता है उस 11 दिन के डिफरेंस को एडजस्ट करने के लिए एक अधिक मास ऐड किया जाता है और ये जो अधिक मास है ये हर एक 3 साल के बाद और हर एक 5 साल के बाद ऐड किया जाता है। बेहद सिंपल और इजी सी बात है। ये जो विक्रम संवत है इसकी शुरुआत लगभग 57 बीसी में देखने को मिलती है। 57 बीसी इज कंसिडर्ड एज द 0 ईयर ऑफ दिस विक्रम संवत। ये जो विक्रम संवत है इसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत उज्जैन के विक्रमादित्य ने की टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर शाखा रूलर्स। ये जो विक्रम संवत है ये लूनी सोलर कैलेंडर है। न्यू ईयर की शुरुआत कब देखने को मिलती है? चैत्र के महीने में जो न्यू मून होता है उस न्यू मून के बाद जो पहला दिन होता है उस पहले दिन से न्यू ईयर की शुरुआत देखने को मिलती है इस विक्रम संवत में। विक्रम संवत के एक साल में 354 डेज होते हैं और ये जो 354 डेज होते हैं इनको 12 महीनों में डिवाइड किया जाता है। जो 11 दिन का डिफरेंस होता है उसको एडजस्ट कैसे किया जाता है? उसको एडजस्ट एक अधिक मास को ऐड करके किया जाता है। ये जो अधिक मास है ये हर एक 3 साल के बाद और हर एक 5 साल के बाद ऐड किया जाता है। फिर दूसरा है शाखा संवत और ये जो शाखा संवत है इसकी शुरुआत 78 एडी में की गई और किसने की? एक राजा हुए सलीवाहन। सलीवाहन नाम के राजा ने 78 एडी में शाखा संवत की शुरुआत की। बेसिकली 78 एडी में ये जो राजा हैं सलीवाहन इनका राज तिलक किया गया था और उसको कमेमोरेट करने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने शाखा संवत की शुरुआत करी। ये जो शाखा संवत है इसको शाखा एरा भी बुलाया जाता है। और शाखा एरा क्यों बुलाया जाता है? बिकॉज ये जो सलीवाहन है ये शाखा ट्राइब से बिलोंग करते थे। हालांकि इस पर छोटा सा डिबेट चलता है कि ये इस ट्राइब से बिलोंग करते थे या इन्होंने इस ट्राइब को कॉन्कर किया था, लेकिन वो बहुत छोटा सा डिबेट है। अगर सिंपल तौर पे बोलें तो इसको शाखा एरा बुलाया जाता है। ये जो शाखा संवत का कैलेंडर है ये भी लूनी सोलर कैलेंडर है और इसके भी एक साल में 12 महीने देखने को मिलते हैं। कितने महीने देखने को मिलते हैं? 12 महीने देखने को मिलते हैं। ये जो शाखा कैलेंडर है ये शुरू होता है 22 मार्च से। जो हमारा ग्रिगोरियन कैलेंडर है जिसको हम आमतौर पे समझते हैं उसकी 22 मार्च से शुरुआत होती है इस शाखा कैलेंडर की। अच्छा, जब ग्रिगोरियन कैलेंडर में लीप ईयर होता है तो उस लीप ईयर में ये जो शाखा कैलेंडर है
ये 21 मार्च से शुरू होता है। ये जो शाखा संवत है इसमें 12 महीने देखने को मिलते हैं और ये जो 12 महीने हैं इनके नाम सेम वही हैं जो कि विक्रम संवत में देखने को मिलते हैं। हर एक महीने में जो नंबर ऑफ डेज हैं वो फिक्स्ड होते हैं और शाखा ईयर में 365 डेज होते हैं। विक्रम संवत में जो एक साल होता है उसमें 354 डेज होते हैं, लेकिन ये जो शाखा संवत है इसके एक साल में 365 डेज होते हैं। इजी और सिंपल सी बात है। दो तीन चीजें याद रखो। एक तो ये जो शाखा संवत है इसकी शुरुआत कब हुई? 78 एडी में हुई। शुरुआत किसने की? किंग सलीवाहन ने की। सलीवाहन ने 78 एडी में शाखा संवत की शुरुआत करी। 12 महीने देखने को मिलते हैं। अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखें तो ये जो शाखा कैलेंडर है इसकी शुरुआत होती है 22 मार्च से। ये जो 12 महीने हैं इनके नाम सेम वही हैं जो कि विक्रम संवत में होते हैं। हर एक महीने में नंबर ऑफ डेज फिक्स्ड है और एक शाखा ईयर में 365 डेज होते हैं। फिर इसके बाद है हिजरी कैलेंडर। ये जो हिजरी कैलेंडर है इसका ओरिजिन अरबिक है। अरबिक ओरिजिन है इस हिजरी कैलेंडर का। ये जो हिजरी कैलेंडर है इसको पहले अमूल फिल बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? अमूल फिल बुलाया जाता था। लेकिन इसका नाम बदला गया और इसका नाम बदला गया आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। जब प्रॉफिट मोहम्मद साहब की डेथ हुई तो उन्होंने जो हिजरा किया था, वो जो मक्का से मदीना गए थे, उसको कमेमोरेट करने के लिए ये जो कैलेंडर है अमूल फिल, इसका नाम बदला गया और नाम रखा गया हिजरी कैलेंडर। और प्रॉफिट मोहम्मद जो हैं वो मक्का से मदीना अपने 52nd ईयर में गए थे, 622 एडी में गए थे। तो ये जो 622 एडी है इसको 0 ईयर कंसीडर किया जाता है इस हिजरी कैलेंडर का। 622 एडी इज कंसीडर्ड एज द 0 ईयर ऑफ हिजरी कैलेंडर। ये जो हिजरी कैलेंडर है ये लूनर कैलेंडर है। ये लूनर कैलेंडर है और इसमें जो एक साल होता है उसमें 12 महीने देखने को मिलते हैं। 12 महीने देखने को मिलते हैं और एक साल में 354 डेज देखने को मिलते हैं। ये जो हिजरी कैलेंडर है इसका पहला महीना होता है मुहर्रम। मुहर्रम इज द फर्स्ट मंथ और इसका जो लास्ट मंथ होता है वो होता है दुहू अल हिजा। दुहू अल हिजा इज द लास्ट मंथ और ये जो लास्ट मंथ होता है ये हज के लिए, ये मक्का के लिए डेडिकेटेड होता है। तो ये जो हिजरी कैलेंडर है इसका अरबिक ओरिजिन है। ये जो हिजरी कैलेंडर है इसको पहले अमूल फिल बुलाया जाता था, लेकिन इसका नाम बदला गया आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद ने जो हिजरा किया था, जो मक्का से मदीना तक की यात्रा की थी, वो की थी 622 एडी में। तो ये जो 622 एडी है इसको 0 ईयर माना जाता है हिजरी कैलेंडर का। लूनर कैलेंडर है, इसमें 12 महीने देखने को मिलते हैं और एक साल में 354 डेज देखने को मिलते हैं। पहला महीना इस कैलेंडर का मुहर्रम कहलाता है और लास्ट महीना इस कैलेंडर का दुहू अल हिज कहा जाता है। और ये जो दुहू अल हिज है इसको डेडिकेट किया जाता है हज के लिए, इसको डेडिकेट किया जाता है मक्का के लिए। ये जो हिजरी कैलेंडर है इसमें क्योंकि ये लूनर कैलेंडर है तो लूनर ईयर और सोलर ईयर के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको एडजस्ट नहीं किया जाता है। और एडजस्ट नहीं किया जाता है तो सोलर ईयर के बीच में और लूनर ईयर के बीच में डिफरेंस देखने को मिलेगा। लगभग एक साल का डिफरेंस देखने को मिलता है हर एक 33 साल में। जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो कि सोलर कैलेंडर है, अगर उसको लिया जाए और दूसरी तरफ इस हिजरी कैलेंडर को लिया जाए तो 33 साल के बाद एक साल का शॉर्टफॉल देखने को मिलेगा, एक साल की कमी देखने को मिलेगी इस हिजरी कैलेंडर में। इजी और सिंपल सी बातचीत है, होपफुली आपको समझ में आई होगी और सिंपल तौर पर ही याद रखना। हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसीडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, हिजरी कैलेंडर तक बातचीत हमें समझ में आ गई। फिर इसके बाद है ग्रेगोरियन कैलेंडर।
ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो कि आज की डेट में सबसे पॉपुलर है, और ये बेस्ड है ऑन द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट का जिस दिन बर्थडे होता है उस दिन से शुरुआत मानी जाती है इस ग्रेगोरियन कैलेंडर की। सोलर कैलेंडर है, और ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये शुरू होता है 1 जनवरी से, और इस ग्रेगोरियन कैलेंडर में 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स और 46 सेकंड्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, क्योंकि ये जो 5 आवर्स हैं 48 मिनट्स हैं और 46 सेकंड्स हैं, इनको अकाउंट में नहीं लिया जाता है, तो हर एक 4 साल के बाद फरवरी के महीने में एक दिन ऐड किया जाता है। ये तो बेसिक जानकारी है, हमें ऑलरेडी पता है, आमतौर पे ग्रेगोरियन कैलेंडर हम यूज करते हैं। अच्छा, इस कैलेंडर में जो एक ईयर होता है उसको सिविल ईयर बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? सिविल ईयर बुलाया जाता है। सबसे सिंपल है ग्रेगोरियन कैलेंडर, हमें समझ में आता है। फिर इसके बाद है भास्कराबद्ध। ये जो भास्कराबद्ध कैलेंडर है 2019 में आसाम की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि भास्कराबद्ध कैलेंडर को ऑफिशियल कैलेंडर के तौर पर यूज किया जाएगा। आसाम में शाखा कैलेंडर को यूज किया जाता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर को यूज किया जाता है, इसके साथ साथ भास्कराबद्ध कैलेंडर को भी ऑफिशियल कैलेंडर के तौर पर यूज किया जाएगा। ऐसा अनाउंसमेंट आसाम गवर्नमेंट ने 2019 में किया। इसको भास्कराबद्ध एरा भी बुलाया जाता है। और ये जो भास्कराबद्ध कैलेंडर है इसको शुरू किया गया था भास्कर वर्मन का जब राज तिलक किया गया था उस डेट से। भास्कर वर्मन जो हैं वो 7th सेंचुरी के लोकल रूलर हुआ करते थे कामरूप किंगडम के, और ये जो भास्कर वर्मन है ये कंटेम्पररी हुआ करते थे हर्षवर्धन के। जिस दिन इनका राज तिलक किया गया उस दिन से शुरुआत की गई इस भास्कराबद्ध एरा की, इस भास्कराबद्ध कैलेंडर की। अच्छा, ये जो भास्कराबद्ध कैलेंडर है इसमें जो दिन की शुरुआत होती है और दिन का जो एंड होता है वो सनराइज के साथ में होता है। देखो, जैसे जब हम बात करते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में, तो होता क्या है कि रात के 12 बजे के बाद अगला दिन शुरू माना जाता है, अगली तारीख की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन ये जो भास्कराबद्ध कैलेंडर है इसमें जो दिन की शुरुआत है और जो दिन का एंड है वो सनराइज के साथ में देखने को मिलता है, और ये भी एक लूनी सोलर कैलेंडर है। फिर इसके बाद नानक शाही कैलेंडर, सोलर कैलेंडर है, और इसको नाम दिया गया है गुरु नानक देव के नाम के ऊपर। गुरु नानक देव जो कि पहले सिख गुरु हुए उनके नाम के ऊपर नाम दिया गया है इसको नानक शाही कैलेंडर। और ये बेस्ड है 12 माह के ऊपर, 12 मंथ्स के ऊपर। 12 माह क्या है? इट इज अ कंपोजिशन बाय सिख गुरुज। तो 12 माह के ऊपर बेस्ड है ये नानक शाही कैलेंडर। और ये जो नानक शाही कैलेंडर है ये शुरू होता है चेट मंथ के साथ में। चेट मंथ के साथ में शुरुआत देखने को मिलती है नानक शाही कैलेंडर की। और जो पहली तारीख होती है चेट की, अगर उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ में कंपेयर करके देखें तो लगभग 14 मार्च को शुरुआत देखने को मिलती है इस चेट मंथ की पहली तारीख की। तो ये जो नानक शाही कैलेंडर है इसकी शुरुआत होती है चेट मंथ के साथ में, और इसको कमेंस किया गया था गुरु नानक देव की बर्थ को सेलिब्रेट करने के लिए, जो कि हुई थी 1469 सीई में। तो गुरु नानक देव की बर्थ को सेलिब्रेट करने के लिए ये जो नानक शाही कैलेंडर है इसको शुरू किया गया था। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। ये जो क्लासिफिकेशन है इंडियन कैलेंडर फॉर्म्स का, ये क्लासिफिकेशन होपफुली आपको समझ में आया होगा। बेसिक तौर पे इसको दिमाग में रखना। फिर इसके बाद बात आती है नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया के बारे में। देखो, जो शाखा कैलेंडर है, अभी हम बात कर रहे थे शाखा संवत के बारे में, तो ये जो शाखा कैलेंडर है ये हमारा नेशनल कैलेंडर है। ये जो शाखा संवत है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 78 एडी में हुई थी। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं। पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र का महीना पहला महीना होता है। ये जो शाखा कैलेंडर है इसको नेशनल कैलेंडर के तौर पर अडॉप्ट किया गया था 22 मार्च 1957 को। 22 मार्च 1957 को शाखा कैलेंडर को नेशनल कैलेंडर के तौर पर अडॉप्ट किया गया था। किसने अडॉप्ट किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कैलेंडर रिफॉर्म्स कमेटी बनाई थी। इस कैलेंडर रिफॉर्म्स कमेटी ने शाखा कैलेंडर को नेशनल कैलेंडर के तौर पर अडॉप्ट किया ऑन 22 मार्च 1957। अच्छा, शाखा कैलेंडर तो चलता ही है, ऑफिशियल पर्पसेस के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर को भी यूज किया जाता है। इजी
और सिंपल सी बातचीत है, एक चीज याद रखनी बस इसमें कि ये जो शाखा कैलेंडर है इसको नेशनल कैलेंडर के तौर पे कब अडॉप्ट किया गया था? 22 मार्च 1957 को इसको अडॉप्ट किया गया था। फिर एक डिजिटल कैलेंडर एंड डायरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाम की चीज है। 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इस डिजिटल कैलेंडर को लॉन्च किया। ये जो डिजिटल कैलेंडर है इसको मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसको डेवलप किसने किया है? एनआईसी ने इसको डेवलप किया है। ये जो डिजिटल कैलेंडर है ये हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश में अवेलेबल है और 11 और रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया शाखा कैलेंडर है जिसको अडॉप्ट किया गया 22 मार्च 1957 को। किसने अडॉप्ट किया? कैलेंडर रिफॉर्म्स कमेटी ने अडॉप्ट किया। डिजिटल कैलेंडर इसको 2021 में लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने। फिर छोटी सी बात की गई है जोरास्ट्रियन कैलेंडर के बारे में। ये जो जोरास्ट्रियन कैलेंडर है इसकी शुरुआत देखने को मिलती है 632 एडी में। जोरास्ट्रियन कैलेंडर की शुरुआत कब देखने को मिलती है? 632 एडी में देखने को मिलती है। जो पारसीज हैं वो यूज करते हैं शहनशाही कैलेंडर को। पारसीज शहनशाही कैलेंडर को यूज करते हैं और ये जो शहनशाही कैलेंडर है इसमें नवरोज या फिर जो न्यू ईयर होता है वो अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ में कंपेयर करके देखें तो वो शुरू होता है मार्च 20, 21 या फिर 22 को। और जो ईरानियंस हैं वो कादमी कैलेंडर को यूज करते हैं। तो ये जो जोरास्ट्रियन कैलेंडर है इसकी शुरुआत देखने को मिलती है 632 एडी में। पारसीज यूज करते हैं शहनशाही कैलेंडर को और ईरानीज यूज करते हैं या ईरानियंस यूज करते हैं कादमी कैलेंडर को। एक टर्म दे रखा है सनडाइल। सनडाइल यूज्ड टू बी द अर्लीस्ट टाइप ऑफ टाइम कीपिंग डिवाइस। समय का पता रखने के लिए जो सबसे पहली या अर्लीस्ट टाइप ऑफ डिवाइस बनाई गई उसको बुलाया जाता है सनडाइल। बेसिकली कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को सन की रेस के अंडर रखा जाता है और फिर उस ऑब्जेक्ट की जो शैडो होती है उस शैडो से पता लगाया जाता है कि क्या टाइम हो रहा है। जो लार्जेस्ट स्टोन का सनडाइल देखने को मिलता है दुनिया में वो देखने को मिलता है जयपुर के जंतर मंतर में, जिसको किसने बनवाया था? सवाई जयसिंह सेकंड ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1734 में बनवाया था। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। इनफैक्ट प्रैक्टिकली अगर बात करें तो आज आर्ट एंड कल्चर खत्म हो गया। बिकॉज ये जो कैलेंडर्स इन इंडिया है इससे पहले एक चैप्टर दिया गया है फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। उस चैप्टर को हम नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं पढ़ने के पीछे एक रीजन है। कुछ 150-200 फेस्टिवल्स की बातचीत की गई है और अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सालों में कभी कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है फेयर्स एंड फेस्टिवल्स से। जो इंपॉर्टेंट फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हैं वो इस किताब में कई बार ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। तो इसको फालतू में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यही कहता है। और इसके बाद जो चैप्टर है वो है इंडिया थ्रू द आईज ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स और वहां भी बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर्स की बात की गई है। जो इंपॉर्टेंट वाले फॉरेन ट्रेवलर्स हैं उनका नाम कई बार रिपीट हुआ है इस पूरी क्लास में, इस पूरी किताब के अंदर। तो अब अलग से उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक आध कोई क्वेश्चन आता है वो भी सालों में आता है तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये कहता है कि इन दोनों चैप्टर्स पर हम उतना फोकस ना करें, उतना ध्यान ना दें। किताब में ऑलरेडी बहुत सारे फेयर्स एंड फेस्टिवल्स की बातचीत की गई है। ऑलरेडी बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर्स के नाम को रिपीट किया गया है। अगर उतने भी याद हो जाएंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। इसके साथ ये चैप्टर हम बाइंड अप कर रहे हैं और एक तरीके से इंडियन आर्ट एंड कल्चर को बाइंड अप कर रहे हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।